फ्रेंड्स, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं पार्ट 2 जो कि आपका डिज़ाइन ऑफ सॉकेट एंड द स्पाइगॉट कॉटर जॉइंट के बारे में है। लास्ट वाले पार्ट के अंदर मैंने इसका जो आउटर बॉडी का डायामीटर, इनिशियल बॉडी का डायामीटर यानी कि जो पर्टिकुलर इसकी डायामीटर से या फिर इसके अंदर जो जो डेटा यूज़ किया गया था उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। बट नाउ इन दिस पार्ट मैं यहाँ पे इसके पार्ट्स के बारे में यानी कि जो इसके जितने भी पार्ट्स हैं उसके ऊपर कितनी स्ट्रेसेस लग रही है और कैसे इसकी डिज़ाइन करते हैं वो अपन बात करेंगे। पर्टिकुलरली इसकी जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट 14 पार्ट्स के अंदर यानी कि 14 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट की जाती है, तो आपको बहुत ध्यान से समझदारी से करना पड़ेगा। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पीछे जाके वो पार्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं जो इसका फर्स्ट जो पार्ट है, दिस इज अ फेलियर ऑफ रॉड इन अ टेंशन। अगर मैं बात करूँ कि जो आपकी रॉड है, रॉड इन द सेंस, क्योंकि आपको पता है कि इनिशियली एंड पे जो इसके लोड लगा था, जो परमिशन लोड पी था, वो कहाँ लगा था, आपके डी डायमीटर पे लगा था। क्लियर। उसके बाद ही यहाँ पे आपको पता है कि D1 D2 और वो बहुत सारी स्टेप शुरू हुई थी, पर जो इनिशियली स्टेप आपकी स्टार्ट हुई थी वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। क्योंकि अगर मैं देखूंगा कि जो शाफ्ट है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, π/4 d²। क्लियर, यस और नो। तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि एरिया ऑफ रेजिस्टिंग या टीयरिंग यानी कि जहाँ पे आपका लोड लग रहा है उस केस के अंदर, तो दिस इज π/4 d²। क्योंकि यहाँ पे पूरी टेंसाइल स्ट्रेस ही लग रही है तो वी आर जस्ट कंसीडर द टेंसाइल स्ट्रेस या फिर परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस भी बोलते थे किसी किसी केस में। तो फॉर्मूला मुझे बताया कि लोड इज इक्वल स्ट्रेस इनटू एरिया, तो इन्होंने यही किया कि लोड इज इक्वल स्ट्रेस इनटू एरिया। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेस इनटू एरिया से निकाल लिया और यहाँ पे आप जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से आप रॉड का डायमीटर आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे वाली स्टेप को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्लियर। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे आगे, जो सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि फेलियर ऑफ द स्पाइगॉट इन द टेंशन अक्रॉस द वीकेस्ट सेक्शन, यानी कि जो आपका वीकेस्ट सेक्शन है उस केस के अंदर आपकी अगर मैं बात करूँगा तो वहाँ पे आपका जो स्पाइगॉट है टेंशन के केस में क्या होगा। तो प्लीज़ ध्यान से देखना, जैसे मैंने डायग्राम भी बताया था, यहाँ पे मैं डायग्राम बताता हूँ आपको, थोड़ा सा याद करिए। ये D1, ये D वाला पार्ट था, ये D1 वाला पार्ट था और यहाँ आपका D2 वाला पार्ट आ रहा था, ये आपका D1 वाला पार्ट था। और मुझे पता है कि जब इसके आगे अपन जा रहे थे यहाँ से, तो यहाँ से आपका एक क्वार्टर लग रहा था। तो क्वार्टर की जो थिकनेस थी वो क्या थी, T थी, जो उसने दे रखी थी, और लेंथ उसकी L थी। तो अगर मैं उस क्रॉस सेक्शन को आइडेंटिफाई करूँ, यानी इस बीच वाले जो स्पाइगॉट वाला क्रॉस सेक्शन है, तो ये मुझे पूरा ऐसे सर्कुलर दिखेगा। और इससे अगर मैं इस पिन को रिमूव कर दूँ तो यहाँ से मेरी जो पिन है, जो थिकनेस उसकी सेम है, उसको हटा दूंगा तो मुझे सेम टू सेम ये वाला एरिया मिलेगा। क्लियर। तो अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा। तो पर्टिकुलरली मुझे दिखाई दे रहा है, पहले मैं बड़े का क्रॉस सेक्शन निकालूँ तो वो कितना होगा, π/4 d2 का स्क्वायर, और उसके अंदर से मैं इस एरिया को घटा दूं तो मुझे एरिया निकल आएगा। तो वो कितना होगा, D2T, यानी कि इसकी लेंथ इज अ D2 और थिकनेस इज अ T, तो उसका एरिया कितना होगा, D2T। तो मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया कितना निकल के आया है, π/4 d2 का स्क्वायर माइनस के D2 इंटू T। क्योंकि यहाँ पे भी टेंसाइल स्ट्रेस ही लगेगी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे सिग्मा T कंसिडर कर लिया। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आप देखेंगे मुझे थिकनेस ऑलरेडी गिवन मिलेगी, सिग्मा T मुझे पता है, लोड मुझे पता है, तो यहाँ से मैं D2 को डिटरमाइन करूँगा, D2 में भी डिटरमाइन। और अगर इफ एक्चुअल प्रैक्टिस द थिकनेस ऑफ द क्वार्टर जॉइंट जो एक्चुअली होती है वो D2/4 होती है, तो आप इस डेटा को याद रख सकते हो कि T इज इक्वल D2/4, यानी कि जो आपका डायमीटर होता है D2 का, जो स्पाइगॉट का इंटरनल डायमीटर होता है, उसकी थिकनेस 1/4 या फिर D2/4 हो जाती है, यानी कि जो आपका डेटा है। तो ये सेकंड स्टेप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्रशिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्रशिंग की। आपको समझ में आना चाहिए क्रशिंग क्या होता है पहली चीज़ तो। और क्रशिंग के बाद क्या है कि आपके जो पर्टिकुलर डेटा है वो आपको, कि अपन इसमें डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको ही समझ में आना चाहिए। तो उसने बोला है फेलियर ऑफ द रॉड और द क्वार्टर इन क्रशिंग। तो सबसे पहले आप ध्यान रखो, उसने क्या बोला, क्वार्टर। क्या बोला, क्वार्टर। तो क्वार्टर मेरा कौन सा वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट था। क्लियर। जिसकी डायमीटर D2 थी और थिकनेस कितनी थी, T। क्लियर, यस यही था। तो मैं इसका एरिया आइडेंटिफाई करूँ तो क्या होगा, D2 इंटू T, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लियर। और यहाँ पे क्या है, मेरी क्रशिंग स्ट्रेस लग रही है, जो कि आपकी रिवर्सेबल स्ट्रेस कंसिडर की जाती है। तो इसकी अगर मैं क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करूँगा, यानी कि लोड की बात करूँगा, तो कितना होगा, D2T इंटू सिग्मा C, यानी कि क्रशिंग स्ट्रेस का मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे आप लोड के बाद इसको वेरीफाई करेंगे
तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको जो क्रशिंग स्ट्रेस गिवन दिया है, जैसे मैंने बोला 80 मेगा पास्कल आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन दिया है, और यहाँ से आपकी 65 मेगा पास्कल निकल के आती है। अगर आपकी स्ट्रेस जो आपको गिवन स्ट्रेस दी है उससे कम निकल के आती है तो आप उसको बोलेंगे कि जो मेरी डिज़ाइन है वो सेफ़ है। अगर जो स्ट्रेस मेरी ज़्यादा निकल के, जैसे मान लीजिए 95 मेगा पास्कल निकल के आई, तो आप फिर कंसीडर 80 मेगा पास्कल ही करेंगे और जिससे आप उसका डायमीटर निकालेंगे दोबारा। तो क्रशिंग स्ट्रेस आपको सिर्फ क्या करना है, मे बी चेक्ड, आपको यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि ये आपकी सेफ क्रशिंग स्ट्रेस है। क्लियर? फोर्थ स्टेप पे आ गए जो कि इम्पोर्टेंट स्टेप है और आपको ये समझ में भी आना चाहिए कि एज पर द डायमीटर उसके केस के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये आ कैसे रहा है। सबसे पहले हेडिंग क्या है, फेलियर ऑफ द सॉकेट इन टेंशन अक्रॉस द स्लॉट, यानी कि सॉकेट की बात कर रहा हूँ तो उस सॉकेट के अंदर कितनी टेंशन लगी है। तो पहले मैं सॉकेट बनाता हूँ आपके सामने। आपको पता है कि यहाँ पे शाफ्ट थी, फिर उसके बाद यहाँ D1 हो रहा था और उसके बाद यहाँ से जाते जाते अपन ऊपर चले गए थे। क्लियर? और जब अपन यहाँ से ऊपर गए थे तो अपन को यहाँ पे एक बीच में क्या मिल गया था, D2 मिल गया था। क्या मिल गया था? D2। यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा अंदर की तरफ लाना पड़ेगा, ये यहाँ आएगा आपका D2 और यहाँ आएगा आपका D1। तो अगर मैं इसका पर्टिकुलरली क्रॉस सेक्शन एरिया, और यहाँ पे आपको क्वार्टर होगा, ठीक है। तो जब मैंने इसके डायमीटर को देखा, ये हो गया D1, ये हो गया मेरा D2 और इसमें से ये वो क्वार्टर निकल गया। क्वार्टर निकाल दो, ये क्वार्टर निकल गया मेरे यहाँ से। तो अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि मुझे पर्टिकुलरली ये डायमीटर, मतलब ये क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा। तो इस क्रॉस सेक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि पहले मैं इस रिंग का वैल्यू निकालूँ, मतलब ये जो रिंग दिख रही है आपको, ये जो रिंग है, पहले ये मैं पूरी रिंग निकाल लूँ। तो ये पूरी रिंग कितनी होगी, π/4 D1 का स्क्वायर माइनस के D2 का स्क्वायर। और अब मैं इसमें से क्या करूँ कि पहले इस वाली रिंग के अंदर से इस वाले हिस्से को घटाऊँ और इस वाले हिस्से को हटा दूँ, यानी कि इस पूरे को सब्ट्रैक्ट कर दूँ। तो ये मेरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना होगा, D1 माइनस D2 इंटू T। तो पर्टिकुलरली आपके पास एरिया निकल के आ जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एरिया इज इक्वल π/4 D1 का स्क्वायर माइनस के D2 का स्क्वायर, ये तो रिंग हो गई, माइनस के D1 माइनस D2 इंटू T। तो ये क्या हो गया मेरा, जो पर्टिकुलर ये दो छोटे छोटे एरिया दिख रहा है ये मिल गया। तो मुझे ये क्रॉस सेक्शन एरिया मिल गया। और यहाँ पर भी आप अगर नोटिस करेंगे तो वही टेंसाइल स्ट्रेस लगेगी, क्योंकि इस क्वार्टर जॉइंट का काम क्या है, दोनों शाफ्ट्स को या बीच में जितने भी स्पाइक क्वार्टर लगे हैं या फिर सॉकेट लगा है उसको खींचने का। तो यहाँ पे जब मैंने नोटिस किया, टेंसाइल स्ट्रेस का मल्टीप्लाई करा, क्रॉस सेक्शन एरिया करा और तो लोड के बराबर आ गया। और यहाँ से देखो आपको पता है D2 पता है, T पता है, सिग्मा T पता है, P पता है, π/4 पता है, यहाँ पे सिर्फ अननोन है D1। तो यहाँ से आप D1 में भी डिटरमाइन करोगे। यही डिज़ाइन है, आपको D1 आपको डिटरमाइन करना ही पड़ेगा। अब आपको एक चीज़ 100% अपने दिमाग में डालनी है और जो आपको याद रखनी ही रखनी है। क्या याद रखनी है कि जब भी आप शियर स्ट्रेस को कंसिडर करेंगे, शियर स्ट्रेस यानी कि टाउ को कंसिडर करेंगे, तो वो क्या करता है कि लॉकिंग सेक्शन पे काम करता है। जैसे मैंने बोला कि ये मेरे पास क्वार्टर था, तो वो इस सरफेस पे और इस सरफेस पे दोनों तरफ काम करता है पर्टिकुलरली, क्योंकि शियर एक्शन जनरेट करता है। क्या करता है, शियर एक्शन जनरेट करता है। तो पर्टिकुलरली जब भी हम शियर स्ट्रेस को कंसिडर करते हैं तो उसके कम्युलेटिव एरियाज को कंसिडर करते हैं। क्या करते हैं, उसके कम्युलेटिव एरियाज। तो अपन यहाँ पे आ गए, ध्यान से देखिएगा, फेलियर ऑफ द क्वार्टर यानी कि बीच वाला पार्ट, क्वार्टर पे आ गए। तो उसने बोला कि वो शेयर में कैसे फेलियर होता है। तो शेयर में कैसे फेलियर होगा, ध्यान से देखिए कि ये इस पार्ट से और इस पार्ट से शेयर से इस तरीके से फेलियर होगा, क्योंकि एक तरफ ये खिंच रहा है, एक तरफ ये खिंच रहा है, तो इस जगह शेयर जनरेट होगी, इस जगह शेयर जनरेट होगी। तो शेयर कितनी जनरेट हो रही है, यानी कि अगर मैं नोटिस करूंगा कि ये जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो पर्टिकुलरली इस सेक्शन पे भी होगी और इस नीचे वाले सेक्शन पे भी होगी। तो कितना सेक्शन होगा, VT, और ये भी VT, तो कितना टोटल एरिया हो जाएगा, 2VT। कभी भी शेयर स्ट्रेस कंसीडर की जा रही है वहाँ पे आपको 200% मिलेगा, 200 की पावर 100% मिलेगा। तो मैंने बोला मुझे क्रॉस सेक्शन एरिया मिल गया 2VT और मुझे पता है स्ट्रेस शुड बी टाउ, तो मैंने यहाँ पे लोड लगा दिया 2VT इंटू टाउ। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, V यानी कि जो इसकी थिकनेस थी उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। क्लियर? अब मैं आ गया जो पार्ट नंबर 6 है कि फेलियर ऑफ द सॉकेट कॉलर इन क्रशिंग, यानी कि जो सॉकेट का कॉलर है उसको क्रशिंग में कैसे फेलियर होगा। तो सॉकेट का कॉलर बाहर वाला हिस्सा था, यानी कि जो सबसे बड़ा डायमीटर था वो कितना था आपका, D4, और जो इंटरनल डायमीटर था जो स्पाई गॉड था अंदर का वो कितना था, D2। तो सेम मैंने उसी हिसाब से एरिया निकाला जो कि मेरा क्रशिंग के लिए एरिया, किसके लिए,
क्रशिंग एरिया। तो क्रशिंग एरिया के लिए मैं बात की तो क्रशिंग एरिया कहाँ पे जनरेट होगा, आपका यहाँ पे जनरेट होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके जो शेडेड एरिया है वहाँ पे क्रशिंग एरिया जनरेट होता है, मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था। तो इस एरिया की वैल्यू कितनी होगी आपकी, D4 माइनस के D2 इंटू टी, यानी कि पर्टिकुलर दोनों को मिला के मेरे पास एरिया आ गया, मेरे पास स्ट्रेस है सिग्मा सी, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो D4 माइनस D2 इंटू टी इंटू सिग्मा सी। तो लोड लोड कितना है आपके पास, लोड इज इक्वल स्ट्रेस इंटू एरिया। तो क्रशिंग स्ट्रेस और जो आपका एरिया उसका मल्टीप्लाई किया, तो वी जस्ट कंसिडर या वी जस्ट फाइंड द P इज इक्वल D4 माइनस D2 इंटू टी इंटू सिग्मा सी। तो यहाँ से आपको पता है कि D2 आपको पता है, T आपको पता है, सिग्मा सी आपको पता है ऑलरेडी, तो आप यहाँ से क्या निकालेंगे, D4। तो अभी तक आप क्वेश्चन में जैसे जैसे चलते जा रहे हो वैसे वैसे आप डायमीटर, थिकनेस, विड्थ ये आइडेंटिफाई करते जा रहे हो। सेम यहाँ पर भी आप अगर नोटिस करेंगे तो हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई हो रही है। आगे आ जाते हैं, फेलियर ऑफ द सॉकेट एंड इन शेयरिंग। तो एंड इन द शेयरिंग की बात करूंगा तो आपको पता है यहाँ से ए होता था, फिर बी होता था, फिर सी होता था और ये आपका स्पाइगॉट वाला पार्ट होता था। यहाँ पे आपका बी यानी कि इसकी विड्थ होती थी, और यहाँ से लेके जब कॉलर लगा होता था वो आपका सी आता था, यानी कि जिसको अपन एंड थिकनेस बोलते थे। क्या बोलते थे, एंड थिकनेस बोलते थे। तो इसने वही बताया कि इन दिस केस अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि टी इज द थिकनेस ऑफ द कॉटर, बट मुझे एंड शेयर की बात करनी है, तो यहाँ पे टी को रिप्लेस करके मुझे क्या करना पड़ेगा, सी लेके आना पड़ेगा। तो मैंने वही किया D4 माइनस D2 इंटू सी, क्योंकि एंड पार्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे शेयर की बात कर रहे हैं तो 2 आ गया, क्योंकि दोनों तरफ एरिया लगेगा ऊपर नीचे वाला, और शेयर के साथ आपको उस शेयर स्ट्रेस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप उस सी की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते थे, सी में भी ऑब्टेन। आगे चलते हैं, फेलियर ऑफ द रॉड एंड इन अ शेयर। एंड इन अ शेयर मतलब कि एक पर्टिकुलर इनिशियल एंड था, एक दूसरा एंड था, तो उस एंड पे आ जाते हैं। तो पर्टिकुलरली शेयर की ही बात करें तो 2 आपको दिखाई दे रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये 2 आप याद ही रखेंगे। इनिशियल एंड पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी, तो ए आपको दिख रहा है, क्योंकि इनिशियल यानी कि अंदर अपन बात कर रहे हैं तो D2 इसका डायमीटर हो जाता है, और शेयर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रॉड निकल के आएगा। यहाँ से आप ए को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वेरी सिंपल। फेलियर ऑफ द स्पाइगॉट कॉलर इन क्रशिंग। क्रशिंग के लिए बात कर रहे हैं और उसने बोला है कि फेलियर ऑफ स्पाइगॉट कॉलर। स्पाइगॉट क्या होता था, अंदर वाला हिस्सा होता था पहली चीज तो, और अपन किसकी बात कर रहे हैं, कॉलर की। तो अंदर वाले हिस्से में जो कॉलर था, आप प्लीज समझिए, मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूं। तो आपको ये कॉलर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला कॉलर, दिस इज D3, और यहाँ पे जो आपको डायमीटर दिख रहा है D2। तो मुझे ये दोनों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, आपके स्पाइगॉट कॉलर को कंसीडर कर रहा है। किसको कंसीडर कर रहा है, स्पाइगॉट कॉलर को कंसीडर कर रहा है। अपन ने पहले भी बात कर रखी है। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पे, तो स्पाइगॉट कॉलर की अपन बात कर रहे हैं, तो अपन को डायमीटर कितना दिखा कॉलर का, D3, और अंदर का जो स्पाइगॉट का डायमीटर दिस D2। तो इसमें पर्टिकुलर स्ट्रेस की बात करूंगा, जो कि मुझे क्रशिंग स्ट्रेस निकालनी है, तो कितना होगा, π/4 D3 का स्क्वायर माइनस के D2 का स्क्वायर। तो एरिया निकल गया, स्ट्रेस है, दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो लोड निकलेगा, और यहाँ से मैं D3 को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, वेरी सिंपल। जब मैं इसी के केस में, स्पाइगॉट कॉलर के केस में मैं शेयर की बात करूंगा, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अंदर का जो स्पाइगॉट है वो D2 से कंसिडर कर रहा है, और बाहर का कॉलर पे D3 है, पर यहाँ D3 पे तो टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है डायरेक्टली। आप कॉलर को देखेंगे, आप ऊपर डायग्राम में जाके देखिए, जहाँ पे आपको कॉलर लगा है स्पाइगॉट का, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है शाफ्ट से, यानी कि D3 के बाद D आता है, और फिर T मतलब जो आपका लोड है वो लग जाता है। तो मेन जो शेयर लग रही है वो कहाँ पे लग रही है, आपके स्पाइगॉट पे। तो मैंने वही बताया आपको कि जो स्पाइगॉट की टेंशन T1 है, यहाँ पे मिस्टेक है। तो π/D2T यानी कि इस पूरे सर्कल की वैल्यू दिस इज लाइक दिस, यानी इस मैंने रिंग की वैल्यू निकाली, वो कितनी होगी मेरी, π/D2 इंटू T1, टाउ की वैल्यू का मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास लोड निकल के आ गया π/D2 T1 इंटू T इंटू टाउ। तो यहाँ से मैं T1 की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। अब जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है आपकी बेंडिंग। क्या है आपकी बेंडिंग, ये आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको मैं इसको समझाता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। ये मैंने क्वार्टर को कंसीडर कर रखा है, किसको कंसीडर कर रखा है, किसको कंसीडर कर रखा है, आपके क्वार्टर को कंसीडर कर रखा है। आपको पता है कि ये जो एरिया दिख रहा है दिस इज अ स्पाइगॉट एरिया, और जिसका डायमीटर मुझे पता है D2 है। क्लियर, यस और नो, सबको पता है। यहाँ से भी आप कंसीडर करेंगे तो ये आपको दिखाई देगा, ये पूरा स्पाइगॉट को ही कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो विड्थ है इसकी B है,
यहाँ पे जो इसका आउटर डायमीटर दे रखा है किसका, सॉकेट का, जिससे D4 जो कि डिस्टेंस है पर्टिकुलरली। तो उसने मुझे यहाँ पे बताया कि सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे कि दोनों डायरेक्शन में लोड मेरा कितना लग रहा है P, और इस डायरेक्शन में लोड मेरा कितना लग रहा है P। तो मैंने बोला इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए अगर मैं यहाँ पे शो करूँ कि जो ये लोड लगा हुआ है इस पूरे स्पाइगॉट पे एक यूडीएल की तरह काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, एक यूडीएल की तरह काम कर रहा है। यूडीएल के लिए काम कर रहा है, तो मैंने बोला इसका मैग्नीट्यूड कितना है, P। तो मैंने बोला दोनों को हिस्सों को अगर मैं आधे आधे हिस्से में काट देता हूँ तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, P/2, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, P/2। और आप सभी को पता है कि जो यूडीएल का मैग्नीट्यूड होता है वो कहाँ पे कंसिडर किया जाता है, जो डिस्टेंस है उसके भी हाफ में कंसिडर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस डिस्टेंस इज D2 टोटल, तो आधी डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, D/2, पर ये लोड का लगा होगा इसके D/4 पे लगा होगा। क्लियर, ये सुनो, D2/4। क्लियर, यहाँ पे आप अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो डिस्टेंस इज D2 पूरी, तो आधी डिस्टेंस इज D2/2, और इसकी भी आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D2/4 डिस्टेंस आपको मिलेगी। क्लियर, चलिए, तो मैं यहाँ पे आ गया, इसको मैंने इस केस में लिया क्योंकि बार बार क्या बेंडिंग के केस में कैसा रहा होगा, कभी टेंसाइल कंप्रेसिव, टेंसाइल कंप्रेसिव, टेंसाइल कंप्रेसिव, टेंसाइल कंप्रेसिव, ऐसे चल रहा होगा लोड। तो मैंने बोला कि जब मैं आया, क्योंकि आप अगर इसको नोटिस करेंगे तो इस स्पाइगॉट का जो पार्ट है, जो आपका स्पाइगॉट है, वो आपके सॉकेट के पार्ट यानी कि जो D4 है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होगा, क्योंकि जब भी ये खींचेगा यानी ये पर्टिकुलर ये वाला हिस्सा खींचेगा तो लोड आपका क्या आएगा, जो आउटर जो एक्सटर्नल पार्ट है उस जगह पे कंसीडर होना शुरू होगा। फॉर एग्जांपल, क्योंकि बीच वाले पार्ट पे जो लोड लगा हुआ है वो मैंने कंसीडर कर लिया, क्योंकि इस जगह आपका कुछ भी नहीं है, दिस इज ब्लैंक पार्ट, आप वहाँ पे शो कर सकते हो। पर जो ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पे, जो आपका स्पाइगॉट के ऊपर जो आपका सॉकेट लगा हुआ है, उस सॉकेट क्या है आपका लिंक्ड है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लोड, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो पिन लगी है क्वार्टर, वो क्या कर रहा है, उसको एक यूवीएल की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यूवीएल की। तो यहाँ जो इसका P/2 मैग्नीट्यूड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूवीएल की फॉर्म में। अब आप सभी को पता है, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, दिस डिस्टेंस इज D4, दिस डिस्टेंस इज D2, तो ये मेरे पास ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी बच गई, D4 - D2/2। क्लियर, तो ये आपको समझ में आ गई होगी, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, D4 - D2/2। और जो लोड लगता है यूवीएल में वो हाइट साइड से L/3 पे लगता है। किस पे लगता है, हाइट साइड से L/3। तो ये जो डिस्टेंस निकल के आ रही है 1/3 D4 - D2/2, वो यूवीएल के केस में आपकी लग के आई है। तो यहाँ पे मैंने सारे लोड कंसीडर कर लिए, मैं आपको इसमें हाईलाइट करके बता देता हूँ कि यहाँ अगर आप नोटिस करेंगे कि ये जो लोड लगा है ये पर्टिकुलरली इस सेंटर डिस्टेंस से D2/4 डिस्टेंस पे लगा है, ये आपको भी बता दिया। अगर यहाँ पे आप पर्टिकुलरली इसको नोटिस करेंगे, ये जो डिस्टेंस दिख रही है आपको वो तो है आपकी D2/2, और ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, 1/3 D4 - D2/2। तो मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है इस सेक्शन पे, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालता हूँ। आप आ जाइए नीचे, ये बेंडिंग मोमेंट आ गया। बेंडिंग मोमेंट के लिए आप नोटिस करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर देखेंगे ध्यान से कि इस पर्टिकुलर जो सेक्शन था, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे यहाँ पे आपका लोड लगा था P/2। क्लियर, जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, D2/4। जो पर्टिकुलरली अंदर क्वार्टर वाला हिस्सा था, यहाँ जो आपका लोड लगा था इसके हिसाब से यहाँ तक ले लीजिए, वो कितना लगा था, P/2 लगा था। डिस्टेंस कितनी थी, D2/2, और ये वाली डिस्टेंस कितनी थी, 1/3 D4 - D2/2। क्लियर, तो मैंने यहाँ पे लोड निकाला कि इसका बेंडिंग मोमेंट इस जगह पे कितना होगा, तो मुझे दिखाई दे रहा है, पहले मैं इस लोड को कंसिडर करता हूँ, यानी डिस्टेंस के हिसाब से P/2। डिस्टेंस कितनी है, पहले ये 1/3, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए मुझे, ये 1/3 D4 - D2/2 प्लस के D2/2। क्लियर, ये हो गया मेरा एक, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन लग रहे हैं, एक आपका क्लॉकवाइज और एक काउंटर क्लॉकवाइज, तो माइनस के P/2 और ये डिस्टेंस D2/4। तो मैंने ये पर्टिकुलरली पूरी इक्वेशन लिख दी। इसको मैंने सॉल्व किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 आ गया यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 2 है, P/2 कॉमन ले लिया, D2/4 अंदर आ गया, P/2 कॉमन लेके बाहर निकाला, तो मेरे पास एक इक्वेशन निकल के आ गई।
फिर मैंने बोला कि सेक्शन मॉडुलस ऑफ द क्वार्टर कितना है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है इस क्वार्टर के बारे में कि दिस इज़ अ बी, दिस इज़ अ बी, और इसकी जो थिकनेस थी वो कितनी दे रखी थी यहाँ पे टी। तो मुझे पता है कि दिस रेक्टेंगुलर सेक्शन जो कि इसका क्रॉस सेक्शन है, तो इसका जो सेक्शन मॉडुलस हो जाएगा आई वाई वाई, वो कितना होगा वी, यानी कि टी बी स्क्वायर बाई 6 में लिख भी देता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से रहेंगे, आई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे टी बी की पावर 12, बी की पावर 3/12, बाई की वैल्यू कितनी होगी b/2। इन दोनों का डिवाइड दूंगा तो मेरे पास ये निकल के आएगा। तो सिग्मा इज इक्वल एम बाई जेड, जैसे कि आपको पता है, मुझे बेंडिंग इक्वेशन पता है क्या होता है, एम ओवर आई सिग्मा ओवर बाई। तो यहाँ से मैंने निकाला सिग्मा इज इक्वल एम बाई ओवर आई, तो आई ओवर बाई क्या हो गया जेड। तो इससे मेरी वैल्यू निकल के आ गई सिग्मा बी की। इसके बाद क्वेश्चन में छोटी छोटी सी स्टेप्स है जो आपको बहुत पर्टिकुलरली याद रह सकती है कि जो लेंथ होती है वो 4d हो जाती है, जो शाफ्ट की डायमीटर होती है, जो टेपर है क्वार्टर का 1 से 24 जाता है, यानी 1/24 की टेपर में चलता है। द ड्रॉ द क्वार्टर जॉइंट इन जनरली 2 to 3 mm, यानी कि जो आपका क्वार्टर होता है वो 2 से 3 mm के फंक्शन में ड्रॉ किया जाता है। और ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट नोट 1 कि अगर आपके पार्ट स्टील के बने होते हैं तो आपको जो प्रोपोर्शन डायमीटर उन सबको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो d1 इज इक्वल 1.75d, d2 इज इक्वल 1.21d, d3 इज इक्वल 1.5d, d4 इज इक्वल 2.4d, ac की वैल्यू 0.75d, b की वैल्यू 1.3d, l की वैल्यू 4d जो अपने ऊपर देखा, t इज इक्वल 0.31d। और आप इसके साथ पूरी क्वार्टर जॉइंट यानी स्पाइगॉट क्वार्टर जॉइंट की डिज़ाइन को आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना टेक्निकल क्लास।